हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सो आज है 21 मई और डिस्कस करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस और बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। सो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड। और क्या है? नेशनल एंटी टेररिज्म डे। अब कब आता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे? तो वो आता है 21 मई को। जी हाँ, आज ही के दिन। सो ये हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि भाई बताया जा सके कि टेररिज्म से कितना डिस्ट्रक्शन होता है और कितना वायलेंस क्रिएट होता है, तो इसमें इंडल्ज ना हो। और टेररिस्ट कितना वायलेंस क्रिएट करते हैं उन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए अब यही डेट क्यों चुनी गई? तो भाई जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं राजीव गांधी जी, उनका इस दिन असैसिनेशन हुआ था 1991 में। जो लिट्टे नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि तमिल के राइट्स के लिए लड़ रही थी श्रीलंका में उस टाइम पे, तो उन्होंने राजीव गांधी का असैसिनेशन किया था। सो इस डे को एज अ रिमेम्बरेंस डे भी बनाते हैं, इस डे को, उनके असैसिनेशन को रिमेंबर करने के लिए भी। अब बात आती है याद कैसे करें। तो देखो 21 कैसे बोलेंगे हम? बोलते हैं ना एक किस को जल्दी बोलोगे तो क्या निकलेगा? 21। तो अगर भाई किसी इंसान को अपनी माँ से, अब मैं से हम हमेशा माँ लेते हैं मोस्टली, तो मैं, माँ, मई, ऐसे थोड़ा मैच खाता है ना। तो अगर माँ से इनको थोड़ा प्यार मिला होता है, 21 मिली होती, तो उनको समझ में आता प्यार की वैल्यू क्या है, और वो टेररिज्म में कभी नहीं जाते, है ना। सो इस तरह से सिली तरीके से याद करोगे तो फटाफट याद हो जाएगा। सो इसलिए 21 मिलती माँ से तो एंटी टेररिज्म होते, टेररिस्ट नहीं बनते। इस तरह से हमें फटाफट याद हो जाएगा। डायरेक्ट हो जाए तो डायरेक्ट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं इंटरनेशनल वुमेन इन मैरीटाइम डे पर। ये कब आता है? तो ये आता है 18 मई को, यानी कि पहले चला गया, हम इसको डिस्कस नहीं कर पाए। एंड टू ऑनर वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वुमेन सी फेयरर्स। वुमेन सी फेयरर्स का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है मैरीटाइम डोमेन में, उससे रिलेटेड जो है उसको ऑनर करने के लिए थीम क्या रही? तो वो रही सेफ होराइजन्स, वुमेन इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मैरीटाइम सेफ्टी। मैरीटाइम सेफ्टी में वुमेन कैसे शेप कर रही हैं पूरा फ्यूचर, उस तरीके से पूरी थीम रही। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स जो है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग, उन्होंने भी इसको सेलिब्रेट किया इन दिल्ली। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। अब याद कैसे करेंगे? तो ऐसा याद करना कि तुम्हारी माँ थी जब 18 साल की हो गई थी ना, जब एकदम 18 साल की होते ही जो है मैरीटाइम में अपना कंट्रीब्यूशन देने चली गई थी। तो काफ़ी बहादुर माँ है तुम्हारी। सो 18 में मैरीटाइम ऐसे याद कर लेना। और क्यों गई? ताकि सेफ होराइजन्स क्रिएट कर सके कि आगे आने वाली लड़कियों के लिए काफ़ी सेफ रहे वो चीज़। सो वुमेन इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मैरीटाइम सेफ्टी। इस तरह से हमें थीम भी याद हो गई। ठीक है, बढ़े आगे। सो बढ़ते हैं आगे। FSSAI, ये काफ़ी न्यूज़ में दे रहा है आजकल, नहीं? कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ केमिकल्स से रिलेटेड ये सब जो न्यूज़ चल रही है, उस कारण से FSSAI काफ़ी न्यूज़ में है। तो ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से करना है ना। सो अब ये क्यों रहा न्यूज़ में? तो वो इसलिए रहा कि क्योंकि इन्होंने अलर्ट किया ट्रेडर्स को, या फिर बोलें तो फ्रूट बिजनेस ऑपरेटर्स को, जो कि जो फल वगैरह जो होते हैं उनके जो राइपनिंग चैम्बर्स होते हैं उनको ऑपरेट करते हैं। तो उन्हें कहा कि भाई साहब, आप फलों को पकाने के लिए जो है कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये साफ प्रोहिबिटेड है। तो इसको आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे एसिटाइलिन गैस रिलीज़ होती है, जो कि काफ़ी हार्मफुल है, हार्मफुल ट्रेसेस छोड़ती है, जैसे कि आर्सेनिक, फॉस्फोरस। तो इससे काफ़ी सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, इरिटेशन हो सकता है, कुछ मेजर नर्वस डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो काफ़ी हार्मफुल है ये। तो इसके लिए कहा कि एकदम नहीं यूज़ करना है इसे। और इसका एक ऑल्टरनेटिव बताया है कि भाई एथिलीन गैस को आप यूज़ कर सकते हैं फ्रूट राइपनिंग के लिए, या फिर एक एथेफॉन 39% SL होता है, वो यूनिफॉर्म राइपनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। सो ये बोला इन्होंने। ठीक है, सिंपल सी न्यूज़ थी। बढ़ो आगे। उम्मीद निकेतन, अब ये क्या है? तो बेसिकली
ये एक तरीके का एडवांस्ड थेरेपी सेंटर है फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो भी बच्चे होते हैं स्पेशली एबल्ड, उनके एडवांस थेरेपी के लिए ये वाला जो है उम्मीद निकेतन इनॉग्रेट किया गया है। किसने किया? तो प्रेसिडेंट जो है किसकी? एयरफोर्स फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन की। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो एयरफोर्स फैमिली के लिए वेलफेयर का काम करें, तो उससे रिलेटेड जो एसोसिएशन है, उनकी जो प्रेसिडेंट है नीता चौधरी जी, उन्होंने विज़िट किया था बेस रिपेयर डिपोट एयरफोर्स पालम एंड इनॉग्रेट किया इस निकेतन को। और इससे पता चलता है कि इंडियन एयरफोर्स कितना कमिटेड है फॉर इम्प्रूविंग द फैसिलिटीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द एयरफोर्स फैमिलीज़। जो भी एयरफोर्स से रिलेटेड फैमिलीज़ हैं, उनकी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखना, उन्हें इम्प्रूव करना, उसके लिए कितना कमिटेड है, तो ये बात हमें इससे पता पड़ती है। इनको बच्चों को जो विद स्पेशल नीड्स, मतलब जो स्पेशली एबल्ड हैं, उनको एक उम्मीद की किरण दे रहे हैं ये लोग। उम्मीद निकेतन, सिंपल है ना, हो गया याद, बढ़ो आगे। इलॉर्डा कप, अब ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। कहाँ पे? अस्ताना कज़ाकिस्तान में हुआ। इसमें इंडिया गोल्ड लाए। कौन लाए? तो निखत जरीन नाम की फेमस बॉक्सर है वो, और मीनाक्षी नाम की भी। याद कैसे रखना है? निखत खट खट कट, ऐसे खट आ रहा है ना इसमें, तो खट खट करके उन्होंने मुक्के मारे और उनका नाक नक्शा बिगाड़ दिया। नाक नक्शा से नक्शी ले लेना। ये दोनों हमारे हो गए। और इतना बढ़िया नक्शा बिगाड़ा उनका, ई लॉर्ड, मतलब भगवान याद आ गया उनको। ई लॉर्डा ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल है। एंड आई हैव ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर दीज प्लेयर्स, मगर हम यहाँ पे अंट शंट टेक्निक नहीं लगाएंगे तो याद नहीं होगा, है ना। लंबे टाइम तक याद रखना तो ये करना पड़ेगा, बाकी जैसे आपकी मर्ज़ी। और इसमें बेसिकली इंडिया के टोटल 12 मेडल आए हैं, 2 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 8 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। सिंपल से न्यूज़ है, हो गई याद, बढ़ो आगे। और अब बढ़ते हैं किर्गिस्तान पे। किर्गिस्तान में क्या हुआ? तो किर्गिस्तान में जो बाहर से कुछ बच्चे पढ़ने के लिए गए थे वहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई के लिए, उन पे कुछ अटैक्स वगैरह हुए। तो वो कैसे स्टार्ट हुआ पूरा मामला? दरअसल वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पे किसी हॉस्टल में कुछ बच्चों के बीच में लड़ाई वड़ाई हो गई, छोटी मोटी, वो थोड़ी बढ़ गई थी वहाँ के लोकल्स के बीच में और फॉरेनर्स के बीच में। तो जब लड़ाई बढ़ी तो लोकल्स का कहना था कि भाई जो बाहर से बच्चे आए हुए हैं उन पे उनका काफ़ी लीनियंट ट्रीटमेंट दिया गया, उन पे कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। उसी का गुस्सा निकालते हुए कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स पर अटैक हुए। तो उससे रिलेटेड कुछ एडवाइज़री इशू की कि भाई आप अंदर रहिए और एम्बेसीज़ के टच में रहिए ताकि सेफ़ रहोगे आप। वही न्यूज़ थी। हालांकि अब सिचुएशन काम हो गई है ऐसा बोला जा रहा है। ये पढ़ लेते हैं। सेवरल फॉरेन स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम इंडिया and Pakistan are reportedly still facing threats from locals amid ongoing mob violence against international students in Kyrgyzstan, Bishkek. किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक है। और किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया में आता है, अपने मैप में जाके देखना जब टाइम मिले तब। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ 5 हैं, और कौन कौन सी है ज़रा मुझे बताना नीचे लिख के, देखो कितना पढ़ रहे हो आप। फॉरेन स्टूडेंट्स को बोला गया कि भाई आप अंदर रहिए, एम्बेसीज़ के टच में रहिए। और ये मैंने पूरी स्टोरी बताई दी कि भाई हॉस्टल में थोड़ी बहुत झड़प हो गई होगी, वही बढ़ गई, और लीनियंट ट्रीटमेंट बता दिया। ये वही पूरी कहानी लिखी हुई है, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। और किर्गिस्तान में क्यों जाते हैं लोग पढ़ने? तो भाई वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, फ़ीस कम है, तो कहीं ना कहीं फेवर्ड डेस्टिनेशन है फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ एशियन कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान वगैरह वगैरह। इंडिया से अराउंड 14,500 लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। हमें सिर्फ किर्गिस्तान कंट्री याद रखनी है, कैपिटल याद रखनी है, और क्यों न्यूज़ में रही ये याद रखना, और कुछ नहीं। बढ़ते हैं स्पेन की तरफ। अब स्पेन क्यों न्यूज़ में रहा? तो वो इसलिए रहा कि जो इंडिया है वहाँ से कोई शिप जा रहा था इसराइल की तरफ, और उसमें कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल जा रहे थे। अब एक्सप्लोसिव मटेरियल किस लिए जा रहे थे ये हमें नहीं पता। हो सकता है वहाँ वॉर हो रहा हो इसलिए जा रहे हो, या फिर कुछ इंडस्ट्रीज़ के काम में भी आते हैं कभी कभार एक्सप्लोसिव्स, उसके काम में आ रहे हो। ये इस पर अभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन
क्या होता है ना, जब लंबा रास्ता तय करना पड़ता है तो बीच बीच में पोर्ट्स पे रुकना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं पोर्ट कॉल। तो वो हम अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग पोर्ट्स पे रुकते हैं, उनको कुछ पैसा दे देते हैं। तो रास्ते में स्पेन पड़ रहा था, तो उससे बोला कि हम वहाँ पे रुक सकते हैं क्या भाई साहब थोड़ी देर। तो स्पेन ने मना कर दिया साफ कि नहीं, इज़राइल की कोई भी हेल्प करने जाएगा एक्सप्लोजिव मटेरियल के साथ तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। ये क्योंकि प्रो पैलेस्टीन है, तो हम सब जानते हैं पैलेस्टीन और इज़राइल के बीच में क्या चल रहा है खूब टाइम से। शिप जा रहा था हैफा की तरफ, और इन्होंने कहा कि यही नहीं, आने वाले टाइम में अगर कोई भी ऐसा शिप आएगा कहीं से भी तो हम उसे अलाउ नहीं करेंगे। एंड इट हैज़ बीन वन ऑफ द यूरोप्स मोस्ट क्रिटिकल वॉइसेस अबाउट इजराइल्स गाजा ऑफेंसिव, एंड इट इज़ वर्किंग टू रैली अदर यूरोपियन कंट्रीज बिहाइंड द आइडिया ऑफ रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीनियन स्टेट। मेन बात समझ में आनी चाहिए कि भाई स्पेन क्यों न्यूज़ में रहा और इसकी कैपिटल क्या है, ये बताओ एक बात मेरे को, क्या है ज़रा बताना मेरे को, ठीक है। और बढ़ते हैं फिर आगे डिजिटल कंपटीशन बिल की तरफ। अब ये क्या है, तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि डिजिटल एरिया में हम कितना जल्दी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं, गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, इनका काफ़ी दबदबा है हर जगह, काफ़ी सारे यूज़र्स हैं इनके, काफ़ी इन्फ्लुएंस है इनका, है ना। तो अब क्या होता है ना, जब किसी भी कंपनी की इतनी मोनोपोली बढ़ जाती है ना, तो वो करने लगते हैं अपनी मनमानी कैसे कि कुछ प्रैक्टिस होती हैं जैसे कि सेल्फ प्रेफरेंसिंग। अब अमेज़ॉन क्या करता है ना, इसके प्लेटफॉर्म पे ये वो वाले प्रोडक्ट्स पहले दिखाता है जैसे कि जो इसके खुद के होंगे या फिर जो उन कंपनीज़ के होंगे जो ज़्यादा कमीशन देती हैं, तो उसे बोलते हैं सेल्फ प्रेफरेंसिंग, खुद को प्रेफरेंस देना, है ना। अब ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस होती है, इससे कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन ख़त्म होता है। जो छोटे सेलर्स हैं उनको तो मौका ही नहीं मिल पाता, राइट। ये बात है। और उसके अलावा गूगल जैसी कंपनीज जो हैं, इनके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा आता है, तो उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की ज़रूरत है ना। तो इंडिया को लगा यार इनकी तो मोनोपोली अगर बढ़ती गई तो ये तो दिक्कत की बात हो जाएगी, उसको थोड़ा रेगुलेट करने की ज़रूरत है ताकि फेयर कंपटीशन रह सके मार्केट में एक तो उसके लिए हम लेके आए डिजिटल कंपटीशन बिल। अभी बात चल रही है, इस पर ड्राफ्ट ही तैयार होने पे बात चल रही है, अभी बना नहीं है कानून। तो नाम से पता चल रहा है कि भाई डिजिटल एरिया में कंपटीशन बना रहे, उसके लिए हम बिल लाएंगे। इंडिया ने प्रपोज किया दैट कुड स्टॉप टेक जायंट्स लाइक गूगल, फेसबुक, अमेजॉन फ्रॉम सेल्फ प्रेफरेंसिंग देयर ओन सर्विसेज और यूजिंग डेटा गैदर्ड फ्रॉम वन कंपनी टू बेनिफिट अनदर ग्रुप कंपनी। अब इसमें क्या है ना, प्रिडिक्टिव रेगुलेशन भी होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि भाई जैसे अभी जो हमारा एक्ट है, कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002, उसमें क्या होता है ना कि एक बार कोई माल प्रैक्टिस हो गई, एक बार कोई गलत प्रैक्टिसेस कर ली, उसके बाद वो इफेक्ट में आता है, ठीक है। तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो इसमें हम क्या लिया है, प्रिडिक्टिव रेगुलेशन, कि भाई पहले प्रिडिक्ट कर लेंगे कि ये वाली कंपनी कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कर सकती है, तो उस पर पहले हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। तो उसे प्रिज्यूम करना बोलते हैं ना, हम पहले प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये कुछ ऐसा कर सकती है, तो बोलेंगे प्रिजम्पटिव नॉर्म्स टू कर्ब एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। कुछ गलत हो उससे पहले ही हम इसके थ्रू एक्शन ले लेंगे, तो बढ़िया बात है ना, है कि नहीं। फिर उसके अलावा इसमें काफ़ी कड़े पेनल्टीज़ होंगी वॉयलेशन के लिए, और ये कहीं ना कहीं सिमिलर है जो यूरोपियन यूनियन का डिजिटल मार्केट्स एक्ट है उससे। और इसके अलावा इसमें एक और ऐसा प्रोविज़न आएगा कि भाई जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा मार्केट इन्फ्लुएंस है, काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स हैं, उनको हम डेजिग्नेट करेंगे सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेस की तरह, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे SSDE। इन पे अच्छे से रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, क्योंकि ये मतलब इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये गलत प्रैक्टिसेस करें, जैसे कि सेल्फ प्रेफरेंसिंग, रिस्ट्रिक्टिंग थर्ड पार्टी। अब ये क्या होता है रिस्ट्रिक्टिंग थर्ड पार्टी, तो जैसे कि मान लो एप्पल वगैरह है, एप्पल के आईफोन जो होते हैं उसमें तुम कोई और एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते, सिर्फ एप्पल की ही होती है, तो ये कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहा है थर्ड पार्टी को, सो वाली प्रैक्टिसेस भी नहीं कर पाएंगे। SSDE वाला प्रोविज़न हो गया। इसके अलावा एक आता है एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइज। अब ये क्या है, तो जैसे कि गूगल है,
तो गूगल कोई एक कंपनी तो है नहीं, मतलब गूगल एक कंपनी है, उसकी छोटी मोटी और भी अलग अलग है ना, छोटी मोटी तो क्या बड़ी बड़ी हैं, जैसे कि गूगल का यूट्यूब भी होता है, क्रोम भी होता है, मैप्स भी होते हैं, तो हर जगह से बहुत सारे डेटा कलेक्ट होता है। तो अब एक जगह से जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो सब जगह यूज़ में आता है कि नहीं, तो उसकी जो एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइजेस हैं, यानी कि यूट्यूब वगैरह जो गई, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो डेटा। तो जो SSDE पे प्रोविजंस लग रहे थे वही उनकी एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइजेस पे भी लगेंगे, यानी कि जो गूगल पे रेगुलेशन लगेंगे वही यूट्यूब पे भी लगेंगे। ऐसा नहीं बोल दोगे कि तुम के वो तो अलग है ना, वो एसोसिएटेड है तो उस पर भी सेम रेगुलेशन लगेंगे, ऐसा भी प्रोविज़न लेके आएंगे हम। अब भाई इतने सारे रेगुलेशन ला रहे हैं, किसी की मोनोपोली अफेक्ट हो रही है तो दिक्कत तो होगी, किसको होगी, टेक कंपनीज को होगी। सो उनसे आया रेजिस्टेंस कि भैया ये गलत बात है, हमारा तो पूरा ध्यान कंप्लायंस में ही चला जाएगा, आप इतने रेगुलेशन लाओगे तो हम इनोवेशन रिसर्च वगैरह कर ही नहीं पाएंगे। तो हमने कहा देखो भाई हमें मत बनाओ, यूरोपियन यूनियन में भी ऐसे कानून है और वहाँ पे भी आप ऑपरेट कर ही रहे हो, तो ये तो कहने की बात है। देखो हमें तो फेयर कंपटीशन रखना है मार्केट में, हमें दूसरों को भी मौका देना है, तो हम तो ये काम करेंगे, जहाँ पे हमें लगता है आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हो हम रोकेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, इतनी बात थी, आई होप समझ में आ गई होगी, सिंपल सा मुद्दा था, कहानी की तरह पढ़ोगे फटाफट याद हो जाएगा। बस इतना ही था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।